बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलमिया और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद याद। नाज़रीन, सियासत एक बहुत ख़तरनाक खेल है और कभी कभी ये जंग की सूरत भी इख्तियार कर जाता है। ख़ासकर हमारे मुल्क में इस वक्त जो सियासी बेचैनी है वो तो बिल्कुल ही एक जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है। सियासत हर इंसान के बस का रोग नहीं है और इसके लिए बहुत बड़े दिल गुर्दे की ज़रूरत है। आज भी हमारे साथ जो सियासतदान मौजूद हैं वो अपने एग्रेशन के हवाले से हमारे ज़िले की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं और बहुत दबंग एंट्री दी है उन्होंने सियासत में। आप एक सोशल वर्कर भी हैं, सोशल वेलफेयर की इंचार्ज भी रह चुकी हैं और इस वक्त बहुत अग्रेसिव सियासत भी कर रही हैं। मेरी मुराद इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं, मैं शबनम बुखारी साहबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमारे चैनल को वक्त दिया। तो आज हम सियासत के हवाले से ही आगाज़ करेंगे क्योंकि आप सियासत में हैं। तो ये आपकी सियासत में एंट्री कैसे हुई? एक खातून होते हुए क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से आपको सियासत में एंटर होना पड़ा? जी, अस्सलाम वालेकुम। शबनम बुखारी, पंजाब जनरल सेक्रेटरी एंड कैंडिडेट एमपी बहावनगर एंड प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग बहावनगर। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, अपने चैनल में दावत दी और बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने गरीब और यतीम बच्चियों के लिए, बेवा लेडीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। बेरोज़गारी के लिए आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। बहुत खुशी हुई इस बात की। और रही बात सियासत में, अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में मुझे 15 से 16 साल हो चुके हैं क्योंकि जो मेरी वालदा साहबा थी वो सियासत में थी, काउंसलर पे की भी वो रह चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की वजह से मोहब्बत मुझे मुस्लिम लीग नून से रही और फिर शादी के बाद भी मैं सियासत में काम करती रही और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी आगे निकल आई हूँ माँ बाप की दुआओं से, बहन भाइयों की दुआ से, अपने कायदीन की मोहब्बत से कि मैं पंजाब की जनरल सेक्रेटरी आज की बन चुकी हूँ, कैंडिडेट एमपी बहावनगर भी। बहुत शुक्रिया। और आप एक खातून हैं, जबकि हमारे ज़िला में ये ट्रेंड है हमारे एरिया में कि कोई खातून सियासत में इतनी एक्टिव रोल प्ले नहीं करती। तो खातून होते हुए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये कितना आसान है खातून के लिए इस जैसे इलाके में सियासत में और आप जैसे एक एग्रेशन के साथ जिस तरह एंट्री देना, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जी, ये पाकिस्तान का सबसे बैक एरिया है। इसे पाकिस्तान के लोग इसे एक छोटा सा गांव समझते हैं। बहावनगर को ये बैक एरिया कहलाता है बहावनगर का। तो मैंने इधर काफ़ी हलकों में यतीम बच्चों को रोते हुए देखा, बेवा लेडीज़ को रोते रखा, क्योंकि एक तो मेरा तारुफ अपनी ही ज़ात से, क्योंकि आले मोहम्मद की ज़ात नवासे रसूल हूँ मैं, सैयदादियों के। एक तो आप खुद देखेंगे किसी को बेज़र रोज़ों की तरह रोते हुए नहीं देख सकती मैं। और काफ़ी मैंने मैच्योर देखा कि हमारे बैक एरिया हो गए, दरिया एरिया हो गया और दरिया का एरिया और बॉर्डर एरिया में काफ़ी ही लोग मायूस बैठे हुए, जिनके पास रोटी खाने को नहीं थी, जिनके सरों पर दुपट्टे नहीं थे। उनकी मैंने रोनापन देखा, उनकी बेटियों का देखा कि कोई बेरोजगार और बच्चियां फिर रही MA AA कर करके। तो इसलिए भी मैंने एक एक्शन उठाया कि क्यों ना हम भावनगर को क्यों ना कवर कर सके। सियासत में तो माशाल्लाह मैं शुरू में से थी, कदम मैंने अब अपनी बेटियों के लिए उठाया, यतीम बहनों के लिए, यतीम बेटियों के लिए, कि उनको सियासत में आगे लेके उन्हें अपना हक लेने का हो। कई बच्चियां ऐसी होती हैं कि घरों में उजड़ के बैठी होती, वो हक नहीं ले सकती। तो मैंने एक आवाज़ उठाई है अपनी बहनों को, अपनी बेटियों के साथ, कि एक वर्कर है वो भी एक वर्कर है जो घरों में बैठ के अपना काम करे। उनको आवाज़ दी है कि आप लोग मेरी मुठ बने और बहावनगर का नाम रोशन करें, बेटियां भी, मेरे भाई भी, मेरे बाप भी, कि हम सियासत में आके अपना हक ले सकें। ये हक की आवाज़ है, मैंने हक की आवाज़ उठाई है। पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं? पार्टी ने आप पे इतना एतमाद किया और आपको इतने बड़े ओहदे से नवाजा है, तो हमारे ज़िला में आप अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए क्या क्या इक़दाम आपने उठाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्राना, मेरे कायदीन ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वेलफेयर की मैं इंचार्ज भी मेडिसन की रही हूँ, ज़कात कमेटी की चेयरमैन रही हूँ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 की मेंबरशिप मुकम्मल की अपनी 5 तहसीलों में। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2013 के इलेक्शनों में भी हमने अपनी मुस्लिम लीग नून को जिताया और 2018 के भी हमारी 5 तहसीलों से नून लीग की हमने लीड निकाली है, क्योंकि हमारे कायदीन मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। ये जो बहावनगर है ये एक जड़ है मुस्लिम लीग नून का और ये जड़ को हमेशा हमारे कायदीन को वोट पड़ते हैं, क्योंकि हमारे कायदीन जिस मर्जी बंदे को खड़ा कर देंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जो मर्जी आदमी आ जाए हम उसी को जिता देंगे नून लीग से। क्या आप समझती हैं कि बहावलनगर की तरक्की बाकी जो अपर पंजाब है या बस्ती पंजाब है उनके बराबर है या बहावलनगर अभी बहुत पीछे है?
जी बहावनगर भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में बच्चे को क्लासेस का बड़ा क्लासेस वगैरह नहीं हो रही। जो बच्चे बाहर लाहौर जाके पढ़ रहे हैं उनकी जेब उनको इजाज़त नहीं दे रही कि वो बाहर जाके गाड़ी का के खर्चा भर के टिकट भर के वो जा सके। बहुत मायूस हो ही पड़े बच्चे। मेडिकल का भी काफ़ी इधर प्रॉब्लम चल रही है, मेडिसिन का भी बच्चे अपना जो डॉक्टर बन रहे हैं वो बच्चियाँ इधर नहीं पढ़ सकती। क्योंकि मैं अपने वज़ीर आज़म से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ, नियाज़ी साहब से, कि आप लोग इस एरिया को भी देखें, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी कमी है रोडों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब ने वैसे पूरे पाकिस्तान में जाल बिछा चुके हैं, क्योंकि इधर जो यूनिवर्सिटी हैं बच्चियों की तालीम नहीं पूरी हो पा रही, क्लासेस पूरी नहीं है, टीचर पूरे नहीं है इधर के। और इधर के जो बैक एरिया काफ़ी है जिनके अंदर पानी का बड़ा मसला बन रहा है। भावनगर के अंदर वापडा का बड़ा मसला है, लोग अपने घरों से दूसरों के घरों से तारे खींच के लेके जाते हैं, उसमें काफ़ी हादसे हो जाते हैं बारिश के मौके पर। इस भावनगर में काफ़ी नुकसान होता है, आग वगैरह लग जाती है, बच्चों को काफ़ी गाड़ियों का नुकसान हो जाता है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे भावनगर की जो बैग जो वादियाँ उसके अंदर बिजली का ज़्यादा इंतजाम किया जाए। पानी वाटर सप्लाई का बड़ा मसला बन रहा है भावनगर में, वो कंट्रोल होगा। आपकी पार्टी की पंजाब में तकरीबन 6 दफा हुकूमत रह चुकी है, तो भावनगर को नजरअंदाज क्यों किया गया? इतनी पसमानदगी की वजह क्या है? 6 दफा मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा होता है किसी भी एक जिला या एक मुल्क को उठाने के लिए। तो हमेशा जो नून लीग है वो भावनगर से अक्सरियत लेती रही है, लेकिन भावनगर को नजरअंदाज क्यों किया गया? जी ये तो असल बात ये है ना कि ये तो हमारे जो MP MNO की है थोड़ी सी, क्यों वो ज़्यादा तवज्जो अपने वतन को दो, क्योंकि कौवों को भी अपनी बरादरी बहुत प्यारी होती है। तो ये तो हमारा अपना शहरी इलाका है, हम इसे क्यों नहीं लाइक करेंगे। दूसरी ये हमारे जो नाज़म हो गए, काउंसलर हो गए, और ये जो हमारे MP MNA हैं इन्हों की तरफ से थोड़ी सी ऊंच नीच है। वैसे हमारे कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने तो ग्रांटें हर तरफ दी हैं, उन्होंने तो भावनगर भी ग्रांटें दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़े जो काम अधूरे रह गए हैं और MP MNA हमारे वो कर रहे हैं माशाल्लाह। और जो ग्रांटें आई हुई हैं वो हमारी सड़कें वगैरह थी वो भी क्लोज हो रही हैं, बाकी जो वाटर सप्लाई का मसला है वो भी हल हो रहा है। आस्ता आस्ता होता है ना, क्योंकि आपको पता है कि पूरे आल पाकिस्तान में बारी बारी यूनिक कौंसिल के हिसाब से काम होता है। तो भावनगर का भी इंशाल्लाह ताला करीब आधा काम हो चुका है, आधा रह गया, वो भी अल्लाह करम करेगा। बाकी आधा काम मुकम्मल करने के लिए कितनी बारियां चाहिए नून लीग को? क्योंकि हम देखते हैं कि सियासत जो होती है ये सिर्फ रोड या सड़कें बनाने तक महदूद रह जाती है। कि हमारे रिमोट एरियाज में जो हाल है सड़कों का वो तो सबको मालूम ही है, लेकिन तालीम और सेहत के हवाले से इकदामात क्यों नहीं किए गए हमारे जिला के लिए? इस हद तक पसमानदगी के कोई छोटा मोटा मरीज भी हो तो डॉक्टर सिर्फ यही कहने के लिए बैठे होते हैं कि इसको आप लाहौर लेके जाएं। उसकी वजह क्या है? कितनी बारियां चाहिए कि ये चीजें भी इसको कवर करने के लिए? जी जब मियाँ साहब का माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का दौर था तो हमारे कायदे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह हर शहर में लेबॉर्ट्रियाँ बनाई थी, मेडिसिन उनकी फ्री थी। ये तो अब नियाजी साहब की वजह से प्रॉब्लम बन रही है, आल पाकिस्तान में बन रही है, उनकी वजह से मेडिसिन नहीं मिल रही। मेरे कायदीन ने तो बहुत अच्छी तरीके से लेबॉर्ट्रियाँ हर शहर में बनाई थी, भावनगर में भी बहुत अच्छा मेडिसिन का उनका शेड्यूल रहा है। कोई बच्चा कोई मरीज हमारे लाहौर या इस्लामाबाद नहीं जाता था। जब तक मुस्लिम लीग नून थी तो तब तक बहुत अच्छी दवाई मेडिसिन हमें मिल रही थी। अब के दौर में नियाजी साहब की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। हमारे मुस्लिम लीग नून के होते हुए उन हलकों में तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गली गली कुछ लेबॉर्ट्री बनी हुई थी, गली गली कुछ टेस्ट फ्री होते थे। अब तो इधर मेडिसिन इतनी फ्री नहीं हो रही, ना इधर मेडिसिन मिलती है, ना इधर चेकअप के लिए भी हमें बाहर जाना पड़ता है। वो भी मेडिसिन लोगों को तरस रहे हैं, जो 1 रुपया 2 रुपए के लिए जो फ्री होती थी मेडिसिन, अब वो पर्ची भी हमें देनी पड़ती है हॉस्पिटल में। क्या नवाज शरीफ साहब के दौर में भावनगर बाकी सारे पंजाब के बराबर आ गया था, वस्ती पंजाब के बराबर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी जरूर आ गया था, क्योंकि मियाँ साहब ने टोटली आल पाकिस्तान में 5 लाख बच्चियों के वजीफे लगाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें भावनगर की बच्चियां भी शामिल थी और उन्होंने एक आल पाकिस्तान की जो सड़कों के जाल बचाए थे अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भावनगर भी शामिल था, भावनगर को भी मिला है। और भावनगर का जो वाटर सप्लाई था वो भी कंट्रोल हुआ था पिछले दिनों। अब फिर वही प्रॉब्लम आ रही है और जो इनके बैक एरिया के काम थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के होते हुआ था और स्कॉलरशिप भी बच्चियों की लगी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत अच्छा मेडिसिन का भी चलता रहा है मियाँ साहब के होते हुए। ज़कात कमेटी में फंड बहुत आता था, अब इधर फंड नहीं आ रहा ज़कात कमेटी में। पहले इसी पैसा मियाँ साहब के होते चलता था, हमारे जो चेयरमैन होते थे ज़कात कमेटी के
क्योंकि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले की मेंबर थी अपनी ज़कात कमेटी की। मैंने खुद बच्चियों को नवाजा, मैंने खुद जेज फंड लेके दिया, मैंने खुद इजी पैसा लगवा के दिए। और हमारे तो मुस्लिम लीग नून के होते 10,000 से लेके 10 लाख का ऑपरेशन फ्री होता था। इधर तो अभी कुछ भी नहीं मिलता मेडिसिन के लिए। कोरोना के लिए अभी आप खुद देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं भावनगर का, कि कोरोना की मेडिसिन पूरी नहीं हो रही थी भावनगर में, क्योंकि नियाजी साहब ने तो पूरा पाकिस्तान हिला के छोड़ दिया। भावनगर क्या उनके आगे वो भी हिला पड़ा उनके साथ। एक और ये भावनगर की सियासत की बात हो रही है और भावनगर के तरीक़ाती कामों की बात भी हो रही है। एक और भावनगर का अलमिया ये है, आप क्या समझती है कि एक दफा जब ये रोड बनता है, शहर के अंदर बनता है, अभी रोड नया ही होता है, तो उस वक्त जो होता है ना उसको फिर उखाड़ के उसमें सीवेज लाइनें बिछाई जाती हैं, फिर उसके बाद कई सालों तक रोड पर रहता है, फिर रोड बनाना पड़ता है इतना ज्यादा। अब इसको पहले तो नजरअंदाज किया जाता है, अगर कुछ फंड मिलते भी हैं तो वो इस हद तक के उसमें कोई प्लानिंग नजर नहीं आती, उसका बेदरेग इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लानिंग क्यों नहीं है? कौन इसकी निगरानी करता है? क्या इसका जिम्मेदार कौन है? पहले जी जब ये रोड मंजूर हुआ था भावनगर का मुस्लिम लीग नून के दौर में, तब ये हमारी टोटली हमारे जो बैक एरिया के भी आप हल्का विजिट कर सकते हैं, उनके भी रोड अच्छे बने हुए हैं। और वैसे भी उन्होंने जो बाकी जो बैक एरिया के घरों में उन्होंने अपनी मदद आप टफ टाइलें लगवाई हैं। और तीसरी बात ये कि जब ये रोड मुकम्मल होता है तब वो मंजूरी में मंजूर हो गया था, जो नाले हैं वो मंजूर नहीं हुए थे। तो जब नाले मंजूर होते हैं तो फिर जाहिर बात है उन्होंने इस रोड को उखाड़ के ही 2 हिस्से करके ही वो नाले बचाए जाएंगे ना। असल बात हुकूमत की कमजोरी से हो रहा है। ऐसा मुमकिन नहीं था कि जब ये सारा प्लान हो रहा था तो उसको भी उसी प्लान में शामिल किया जाता? उनको नहीं मालूम था कि यहाँ पे नालों की भी जरूरत पड़ेगी, सूरज की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो कौमी खजाने को इस हद तक नुकसान पहुंचाना? पहले रोड बनाया, फिर उसको उखाड़ा, फिर नाले बिछाया, फिर रोड कई साल तक इंतजार करता रहता है। इस तरह बेदरेग इस्तेमाल और असल बात तो ये है ना कि जब रोड मंजूर होता है ना, ये तो उन अदारों को मंजूर उन्हें चाहिए ना, जब वो अदारे पास करते हैं, सरकारी अदारे जब बिल पास करते हैं, उनका शेड्यूल था ना कि पहले वो विजिट कर ले कि जो काम अभी अधूरा है उस काम को पहले लेके आए, फिर बाद में हम रोड मंजूर करवा के पहले हम अपना नाले वगैरह का सिस्टम करें। ये तो उनका है ना भाई, पब्लिक का तो इशू नहीं है ना, ये तो जो सरकारी अदारे उनका मसला है। उन्होंने इस बात को शेड्यूल को अंदर नहीं डाला हुआ, इसलिए मुस्लिम लीग नून का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने तो फंड देना होता है, मुस्लिम लीग नून ने तो मंजूरी देनी होती है। मुस्लिम लीग नून को ये तो नहीं पता ना कि आपके हल्के में ये काम हो रहा है, ये तो उस अदारे का काम है ना, जो बल्दिया का काम हो गया, वापडा का काम हो गया, ये नहर महकमे का काम हो गया। जो काम अधूरे वो इन्होंने क्लोज करने होते हैं। मुस्लिम लीग नून ने तो अपने वर्कर को, अपने MP MNO को सपोर्ट करनी होती है। अभी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की आमद है जी, तो बड़ा उनका शोरगुल है, वो बिल भी पास हो चुका है मेरे ख्याल में जी। आपका क्या लायामल है, क्या तैयारी है, क्या आपका इसमें, आप किस तरह पार्टिसिपेट करेंगे? कोई लायामल उसके लिए आपने बनाया हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बल्दिया इलेक्शन में वाइस चेयरमैन की सीट पर आ रही हूँ, आज़ाद खड़ी होंगी इंशाल्लाह ताला। और वैसे भी हमारे मुस्लिम लीग नून की हमने पूरी सपोर्ट करनी है और इंशाल्लाह ताला ये बब्बर शेर की आमद है। और अल्हम्दुलिल्लाह लजपाल का शुक्राना अदा कर रही हूँ कि ये शेर ही आएगा इंशाल्लाह। बल्दिया इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून ही आगे आएगी। आजाद उम्मीदवार के तौर पर आप मुस्लिम लीग नून को किस तरह सपोर्ट करेंगे? क्या पार्टी आप पे एतमाद नहीं करती या उसकी कोई और वजह है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टी एतमाद करती है तो इस काबिल बनाया हुआ उन्होंने। आई डोंट नो, मैं इस बात को नहीं जानती कि वो ये मेरा ही माइंड था कि मैं मुस्लिम लीग नून के मोहब्बत और चाहत में खड़ा होना चाह रही थी अपने बलबूते पर, क्योंकि मुझे अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज है इस बात का कि मैं आले मोहम्मद की ज़ात हूँ, एक पंचतम पाक की मुठ हूँ मैं। तो मैंने जो लीड किया है, जो काम मैंने मुकम्मल किया, मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी और का हक ना मारा जाए। इसलिए जो हकदार है सीट वो उन्हें मिल जाए। जो मेरी मुस्लिम लीग नून वाले मुझे खुशी से टिकट देना चाहते हैं तो मैं खुशी से ले लूंगी, मैं जबरदस्ती और किसी का हक नहीं मारूंगी। इसलिए मैं टिकट नहीं देना चाहते थे? नहीं, क्यों नहीं देना चाहेंगे? वो मैंने उनसे अभी दरखास्त ही नहीं की इस सीट की। जब मैं दरखास्त करूंगी मुझे उम्मीद है मेरे कायदे मुझे महरूम नहीं करेंगे इस बात। जी शबनम बुखारी साहब, आपसे एक अगला सवाल है कि हमारे जिला भावनगर में आज तक कोई एक कौमी लेवल का एक लीडर पैदा क्यों नहीं सका? हमने कभी कौमी या सूबाई असम्बली में अपने भावनगर के मसाइल के लिए उनकी आवाज नहीं सुनी। उसकी क्या वजह है कि जो एक कौमी सियासत में भी कोई एक ऐसा लीडर भावनगर में हो जो कौमी लेवल पे अपना रोल प्ले कर सके? ऐसा कोई लीडर आज तक क्यों नहीं पैदा हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं आप नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मियां सतार लाले साहब के थे, अल्लाह उन्हें जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए,
उन्होंने अपनी आवाम के लिए आवाज़ उठाई थी, अपनी आवाम के लिए वो बिजली तक लेके आए थे बैक एरिया में। और आप देख सकते हैं बॉर्डर एरिया में बिजली नहीं थी, नामोनिशान नहीं था। मियां सताउल लाले का जो हमारे थे MNA वही लेके आए थे। और अब उनका बेटे जो आलमदार लाले का है उन्होंने भी काफ़ी क्लोज कवर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मियाँ जो हमारे राना रऊफ साहब है उन्होंने सड़कों को कवर किया है। और उन्होंने जो बैक एरिया की गांव के एरिया की जो थी होदियाँ शोदियाँ और बाकी जो पुलिंग वगैरह थी पुल वगैरह उन्होंने क्यों लेके आए हैं वो। और दूसरी बात हमारे कायदीन की एक बहुत अच्छी बात है, चाहे मियां नवाज शरीफ के जितने भी बब्बर शेर हैं उनमें आलमदाद हो, राना रऊफ साहब हो, चौधरी तनवीर साहब हो और हसन बाजवा साहब हो, ये चारों पांचों MNA और डॉक्टर जमील MNA जमील साहब हो और क्या कहते हैं डॉक्टर मजर साहब हो जो हमारे MP है हारूनाबाद के। इनकी बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी आवाम को बहुत अच्छी दिलचस्पी से काम कर रहे देख रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने दूसरी पूरी आल पाकिस्तान में देखते हैं कि जहाँ पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा है, जिधर MP MNA बन के अपने सपोर्ट आपस में बन के वो उधर भी फॉरवर्ड करवा देते हैं। मेरा सवाल था कि कौमी सियासत में रोल प्ले उनका करना, ये बाकी काम वो तो होते रहते हैं कि हमने कौमी सतह पे अपने किसी भी लीडर की हमने आवाज नहीं सुनी। क्यों उन्होंने उठाई आवाज, क्यों नहीं उठाई? आपकी जो पानी मंजूर हुआ है, जो आपकी बिजली मंजूर हुई है, ये कायदीन हमारे मियां नवाज शरीफ साहब के इसी लेके आए ना, आलमदार साहब और राणा साहब सड़कें लेके आए माशाल्लाह, पुलियां उन्होंने बनाई है और यूनिवर्सिटी हमारी मंजूर हुई है भावनगर में, ये हमारे MP MNA लेके आए ना। और वो कौन लेके आए इन्हें? हम इस वक्त देखते हैं कि पार्टी में इस वक्त बहुत सारी तकसीम है कि दो धड़े एक वाज़ेह तौर पे आ चुके हैं, हमजा शहबाज और मरियम नवाज। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ चूंकि मुफाहमत की सियासत के कायल हैं और मरियम नवाज ने फुली तौर पर एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो स्टांस ले रही है उन्होंने ले रखा है, तो आप किसको ओन करती हैं? कौन सा स्टांस, कौन सा मौकफ है, हमजा शहबाज या मरियम नवाज, आप किसको ओन करती हैं? पहली बात ये कि ये अवाम की सोच है, ये अवाम की नज़र का एक पर्दा है कि हम लोग अकेले नहीं है, हम लोग एक मुठ है। चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे मुस्लिम लीग मदर विंग है, चाहे मुस्लिम लीग हमजा विंग है, चाहे मुस्लिम लीग क्या कहते हैं यूथ विंग है, चाहे मुस्लिम लीग नून हमजा की कलाई, चाहे मरियम की कलाई, ये मुठ एक ही है। इसमें कोई धरेबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं। आप लोगों की अवाम की सोच है कि मियाँ साहब की जो बब्बर शेर है वो अलग है, बब्बर शेर अलग नहीं है, वो पंचतम पाक की एक मुठ है। अल्हम्दुलिल्लाह ना ये कभी अलग होंगे और ना कभी अलग होने का सोचेंगे, क्योंकि हम लोग ने मदर विंग में काम किया, यूथ विंग में काम किया, काम एक ही है, शेर एक ही है, वोट एक ही को डलेगा। ये हमारी सोच नहीं, ये आप लोगों की सोच की है सोशल मीडिया पर कि आप लोग हमें धड़ों में बांटना चाहते हैं। हम धड़ों में बंटने वाले नहीं हो ना, इंशाल्लाह कभी बंटेंगे। और वो इक्का ही है, एक ही खानदान है, एक ही उनका रहना सहना, एक ही उनका सोना और एक ही उनका दुख दर्द एक ही है उनका। ये आप लोगों की सोच है ऐसी। हम देखते हैं कि एक मखसूस नशिस्त पे, ख्वातीन की मखसूस नशिस्त पे आपका नाम आ गया था, आपकी नॉमिनेशन भी हो गई थी, मेरे ख्याल में आपका तीसरा या चौथा नंबर आपका था, लेकिन फिर वो अचानक वापस ले लिए गए। वो क्या किस्सा था, क्या वजह बनी और आपकी नॉमिनेशन किसने दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्राना अदा करती हूँ अल्लाह का, साईं का, अपने का कि मेरी जो नॉमिनेट किया था मियाँ साहब ने मुझसे MPA के नॉमिनेट किया गया था, क्योंकि हम पंजाब हाउस में बैठे हुए थे। तो मियाँ साहब ने उधर से ख़वातीन और भी बैठी थी और जेंट्स भी बैठे थे। मियाँ साहब ने सबसे पूछ रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे वतन से भी बदगज़र कर दिया गया, मुझे वतन से निकाला गया, मेरे साथ ज़्यादती पर ज़्यादती हुई, मैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे बचा के वापस मेरे वतन पाकिस्तान में, मेरी मट्टी, मेरी माँ जो मट्टी है उसके, मेरे वतन की जो मट्टी है उसके बाद मुझे वापस बुलाया गया, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैं बच जाता हूँ। कई लोगों ने कहा जी हमारा प्यार, किसी ने कहा हमारी मोहब्बत, किसी ने कहा मियाँ साहब हमारा वोट। तो मैं मियाँ साहब से रिक्वेस्ट करके हाथ खड़ा करके कहा मियाँ साहब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मियाँ साहब ने मुझसे कहा जी बीबी कहाँ से आप? मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर ज़िला बहावनगर, जो पाकिस्तान का बैक एरिया कहलाता है, वो ज़िला बहावनगर से आई हूँ और शबनम बुखारी मेरा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 की मैंने मेंबरशिप ली है। और मियाँ साहब कहते हैं अब क्या बनना चाहती हूँ? मैंने कहा मियाँ साहब मैं MPA की सीट पर आना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा क्यों आना चाहती हैं? मैंने मियाँ साहब को जवाब दिया मियाँ साहब जो मेरी यतीम बच्चियाँ, बेवा बच्चियों पर कोई नज़र नहीं डालता, नज़रअंदाज जिन्होंने उनको कर दिया है, बेरोज़गारी को कर दिया, बच्चियाँ मेरी MPA
वो एमए करके बैठी हुई हैं घरों में, उनको नज़रअंदाज किया, उनकी नौकरियों को, जो उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा था उनकी सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो मियाँ साहब ने मुझसे पूछा कि आप मुझे इस सवाल का जवाब देंगे कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैं बचता हूँ। तो मैंने उनका जवाब दिया था, मियाँ साहब हज़रत अली शेर खुदा हज़रत अली के शेर हैं। पंचतम पाक जो हमारे हैं वो शेर खुदा है। हसन हुसैन हज़रत बीबी फातिमा हज़रत अली या मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये पंचतम पाक की मुठ है। और जो शेर खुदा है हज़रत अली शेर खुदा हजूर पाक के शेर है, हमारे हज़रत अली का शान है शेर, वो पंचतम पाक का शान है। मियाँ साहब आपका भी शेर का शान है, जब तक ये पंचतम पाक का साया आप पर रहेगा आपको दुनिया कहीं कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हज़रत अली शेर खुदा का शान मियाँ साहब का शेर है, वो पंचतम पाक का शान है। मियाँ साहब के साथ पर हज़रत शेर खुदा का पंचतम पाक का आता है, तो मियाँ साहब को कोई गिरा नहीं सकता, कोई डिग्रेड नहीं कर सकता, ये बब्बर शेर है। और हमेशा जब तक पंचतम पाक का मियाँ साहब के साथ शान रहेगा, मियाँ साहब कामयाबी की मंजिल पर आएंगे। खुदा ना खासा कोई और शान रखते हैं तो फिर ये मियाँ साहब के साथ कोई मसला पेश आएगा। जब तक पंचतम पाक मियाँ साहब के साथ पर हाथ रखे हुए तब तक मियाँ साहब को गिरा नहीं सकता। उस टाइम मियाँ साहब ने मुझे पंजाब हाउस में इस्लामाबाद में मुझे नॉमिनेट एमपीए की सीट से नवाजा था, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात आपने कहा कि आपका नाम क्यों नहीं आया, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, क्या पता ये मेरी किस्मत के खेल थे या पता मेरी तकदीर का खेल था कि अल्लाह ने किसी और बेटी को किसी और माँ को इज्जत देनी थी। शायद कि मुझे इस इज्जत से नहीं नवाजा गया, क्योंकि अल्लाह की बेहतरी थी इसमें, मेरी जो सीट है वेटिंग में चली गई है। और मैं इंतज़ार करूंगी कि अल्लाह मुझे इस काबिल बनाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे शेर खुदा मेरे हज़रत अली का हाथ मेरे सर पर है, तो मैं ज़रूर दोबारा एमपीए भावनगर में आऊँगी और मैं अपनी अवाम अपनी बेटियों की एक मुठ बन के रहूँगी और उनका हक और उन्हें दिलवाऊंगी इंशाअल्लाह। आपकी पार्टी की लीडरशिप अवाम में बकौल आपके कि बहुत मुश्किल में है, महंगाई और भी बहुत सारे हालात और मसाइल हैं, तो अवाम को छोड़ के आपकी लीडरशिप बाहर मुल्क में बैठी है, तो आप कब समझती हैं कि वो कब तक वापस आ जाएंगे? क्या उनको अवाम में नहीं होना चाहिए था? नहीं, असल बात यह है कि मियाँ साहब की तबीयत बहुत डिस्टर्ब है और इस वजह से वो बाहर गए हैं, क्योंकि खुदा की रजा से बाहर जाता है कि जिधर किसी का दाना पानी लिखा हुआ है उसने उधर ही जाना होता है। और रही बात मियाँ साहब की मेंबरशिप की, इधर वर्कर को इज्जत देना, मियाँ साहब की जो बेटी है मियाँ बीबी हमारी मरियम नवाज साहबा, वो अपना फर्ज अदा कर रही है। मियाँ साहब की जैसे तबीयत सेट होती है तो मियाँ साहब अपने वतन को छोड़ के कहाँ जा सकते हैं, वो वतन उनकी जान है, उनकी पहचान है। ये पाकिस्तान उनकी जो पाकिस्तान की जो मट्टी है उनकी माँ है, वो अपनी माँ की गोद छोड़ के कहाँ जा सकते हैं, उन्हें आखिरकार उन्होंने इधर ही आना है, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब है। तबीयत जैसे उनकी सेटल होती है इंशाअल्लाह ताला, बब्बर शेर कभी गिदरों से डर के नहीं जाते, बब्बर शेर कभी गिदरों से डर के नहीं जाते, जो लजपाल के रखवाले हों वो हमेशा शरेआम आते हैं और इंशाल्लाह मियाँ साहब आएंगे। नहीं, हमने देखा कि वो सियासत में तो बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में एक दिन भी अपना चेकअप करवाने के लिए एडमिट नहीं हुए, तो क्या आप बाकी समझती हैं कि वो बीमार है? या फिर इतनी वो 3-4 अगर वो बीमार ही हैं, वो 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, क्या अपने लिए एक भी हॉस्पिटल नहीं बना सके जिसमें वो अपना या अपने खानदान का इलाज करवा सके? ऐसी कौन सी बीमारी है? एक बात मैंने आपकी दोबारा रिपीट कर रही, मैंने आपको 2 पॉइंट दिए थे, जिधर रब का हुक्म होता है बंदा उधर ही जाता है। उनकी मेडिसिन उधर की लिखी हुई है तो उसी मेडिसिन से उनका इलाज हो रहा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राना है, वज़ीर आज़म वो 3 बार बन चुके, चौथी बार भी इंशाअल्लाह ताला बनेंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। मेडिसिन का उनका मसला है कि उनकी तबीयत डिस्टर्ब रह रही है, उसकी वजह से उनकी है। आप देखो दिखावा तो मियाँ साहब नहीं कर सकते ना, अब आपको डॉक्टर दवाई देता है और आपको मशवरा देता है, आप मेडिसिन से आप आराम नहीं आ रहा। देखिए, एक फकीर जाते हुए आपको एक पूरी दे दे, उसी में शफा मिल जाएगी, लाखों का आप इलाज करते हो तब तक आपको शफा नहीं होती जब तक मेरी सरकार का हुक्म ना हो। और रही बात मियाँ साहब की, मियाँ साहब हॉस्पिटल में आपको नजर क्यों नहीं आते? मियाँ साहब दिखावा नहीं करते, वो अपनी आवाम को दिखाते कि मैं बब्बर शेर हूँ, मेरा जिगर भी बब्बर शेर है, मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं अभी तक आवाम के आगे वो पता नहीं किस हालत में मजबूरी में बैठ के वो कैमरे के आगे बेचारे किस हालत में वो तबीयत उनकी डिस्टर्ब होती है, वो फिर भी हिम्मत दिखाते अपनी आवाम को कि मैं बब्बर शेर हूँ। आवाम को वो रो के दिखाएं या सुस्त होकर दिखाएं तो आवाम तो ये कहेंगे कि मियाँ साहब हमारे लिए क्या करेंगे, वो तो खुद बीमार है। तो डॉक्टर का भी मशवरा ये होता है कि आप अपने अच्छे माहौल में बैठे, होटलिंग करें, अच्छे लोगों में बैठे, क्योंकि
हो, जब आप बिस्तर पर होते हैं आप ही को मशवरा दिया जाता है, आप ही को मैं मिसाल दे रही हूँ कि आपको दिया जाता है, आपको मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा और डॉक्टर मशवरा देते 4 बंदों में जाके बैठे, अपने बच्चों में बैठे, आप सही हो जाएगी, मेडिसिन आपको नहीं सूट कर रही, एक खुशहाली आपको माहौल अच्छा मिले। मियाँ साहब उधर अपने दोस्तों में जाके बैठते हैं, होटलिंग मियाँ साहब तब करते हैं जब अपने 4 बंदे बैठाते हैं, अपने वर्कर बैठाते हैं, उनसे प्यार से मोहब्बत से उनसे पेश आए, मियाँ साहब का खून बढ़ जाता है हंस से, मियाँ साहब को भी मेडिसिन की जरूरत क्या पड़ेगी। फिर आप लोगों भी इस बात का ध्यान देखें ना कि मियाँ साहब मजबूरी में कोई मेडिसिन बीमार होता है, खुद को अपने आप को कौन बीमार करता है। ये बात असल है कि बीमारी तो इंसान के किस्मत में लिखी हुई है, शफा देनी तो रब की जात है। मियाँ साहब बीमार है, वो जब शफा हो जाएगी तो जरूर आएंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह वापस। अभी हालिया दिनों में ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं जी 2 कौमी सीटों पे पीटीआई ने मैदान मारा है, जबकि 2 सूबाई सीटों पे नून लीग जीती है। जी ये किसका मौक़िफ़ जीता है, उनकी सीटें जीतने पे या हारने पे, तो उसके बारे में आपका स्टांस क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारे शेर ने बाजी जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा वर्करों की मोहब्बत, हमारी चाहत थी कि हम लोग नून लीग निकाल के ले गए। फिर भी आपने देखा होगा वीडियो काफ़ी ओपन हुई है कि वोट अभी भी चोरी हो रहे थे, अभी भी अताउल्लाह साहब ने गिरफ्तार किए बंदे उसी टाइम पकड़े हैं जो वोट के बंडल लेके भाग रहे थे और वोट चेंज किए जा रहे थे। फिर देखे जिसको लजपा रखता है, एक सैयदजादी ने इलेक्शन जीता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सैयदजादी हमारी बहन है और नमाज़े रसूल हैं वो भी, और उनका साथ मेरे अल्लाह ने दिया, बंदे ने नहीं दिया। गिराने वाले तो उन्हें बहुत थे और मुस्लिम लीग नून ने अब अपना जड़ दिखा दिया है। और नियाजी साहब को यह पता चल गया कि नियाजी साहब डर के इस टाइम खौफ से बैठे हुए हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो 2 सीटें नियाजी ने जीती हैं वो भी नियाजी ने बेईमानी से जीती हैं। नियाजी ये बेईमानी ना करता, खुदा को हाजिर नाजर करके ये इलेक्शन नियाजी साहब खेलते तो मेरे ये दावा इस बात का कि हमारे भी 2 सीटें भी हमारी थी, वो नून लीग की थी। मतलब है कि जहाँ पे अगर नून लीग हार जाती है वहां पे मुकम्मल धांधली होती है और जहाँ से जीत जाती है सिर्फ वही फेयर एंड फाउल इलेक्शन। नो धांधली का मकसद नहीं है, ये आप लोगों की सोच है। धांधली तो उधर भी हो रही थी जहां से नून लीग जीती है, धांधली उधर भी मौजूद थी, क्योंकि हम लोग ने रिकवरी से पकड़ लिया इस बात को, हमने इस बात को नजरअंदाज नहीं कर रहे थे, हम एक बंदे के ऊपर हमारी नजर थी। धांधली की वजह नहीं है, ये धांधली का शेड्यूल आप लोगों ने रखा हुआ है कि जहाँ धांधली होती है उधर से नून लीग हार जाती है, जहाँ धांधली नहीं होती उधर से नून लीग जीत जाती है। ये लोग आपकी सोच है, आप लोगों की छोटी सोच पूरे आल पाकिस्तान की हो गई है और ये दूसरी इनकी भी सोच आ गई नियाजी साहब की। नियाजी साहब चलो नियाजी साहब हम धांधली कर रहे हैं कि चलो हम धांधली पर डिपेंड करते हैं कि धांधली होगी मुस्लिम लीग नून, चलो हमारी तरफ से मुस्लिम लीग और दूसरी सीटें क्यों हारे, क्यों पीटीआई नहीं जीत सका। फिर पीटीआई में इतनी पावर थी, नियाजी साहब ने अपनी पब्लिक का दिल जीता हुआ था, अपनी पब्लिक महंगाई से उनको गिरा दिया, लोग मजबूर हो गए हैं बच्चे बेचने पर, लोग मजबूर हो गए हैं अपने घरों को आग लगाने का, बेटियों को कत्ल किया जा रहा है बेरोजगारी के लिए, कहाँ जा रहा है वो, फिर क्यों नहीं जीता नियाजी। 2 सीटें भी नियाजी ले जाता है ना, ये मोहब्बत नून लीग की है जी, बब्बर शेरों की ये आबादी है, बब्बर शेर की आबादी में कोई नहीं जीत सकता। ये आपके कहने का मतलब ये है कि धांधली सिर्फ ये कौमी हलकों में हुई है, सूबाई हलकों में धांधली नहीं हुई? जी ये आपके सामने सारा शेड्यूल है, दोनों तरफ धांधली चली है, एक तरफ नहीं चली, दोनों तरफ चली है। आपके कहने का मतलब है नून लीग की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से? नहीं जी मेरा मकसद नून लीग का नहीं है, मैंने पीटीआई का आपको शेड्यूल दिया कि दोनों तरफ उन्होंने कोशिश की है धांधली करने के लिए। नून लीग का तो ये सब्र है, नून लीग की तो ये हिम्मत थी जो बेटियों ने घरों में जाके अपनी आवाम को, अपनी बेटियों को, अपनी माँ को जगाया कि शेर क्या है, नून लीग क्या है, उनके जगा के उनके दिल से, उनकी दिल की आवाज से मोर लगी है, वैसे मोर नहीं लगी शेर के उत्ते, शेर दे नाले वैसे नहीं बजे ते जो असी बड़ी मेहनत करके बजाए ने, मेहनत दिन रात मेहनत की है नून लीग को दोबारा जिताने के लिए। ये लोगों ने हमारे पैर काटने की बहुत ज्यादा कोशिश की, हम फिर भी अल्लाह का शुक्र है हम लोग कामयाबी पर आगे। इन्होंने धांधली जिधर मर्जी है धांधली करे, नून लीग फिर भी जीतेगी इंशाल्लाह। मुल्क में इस वक्त सेंट्रल इलेक्शन की बहुत गहमा गहमी है और हमने सुना है कि पीडीएम जिस वक्त है और नून लीग है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस वक्त इस्लामाबाद में सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही गिलानी साहब है जिनको नवाज शरीफ ने कोट पहन के बकायदा अदालत से नाअहल करवाया था जी। तो क्या आप उसको सपोर्ट करना? मेरी बात सुने, बुरा वक्त कभी कभी किसी को बता के नहीं आता, खुशी हमेशा दरवाजा खटका के आती है घर में।
रही बात ये आपने कहा जी मियाँ साहब ने उन्हें नाहिल किया था, कुछ ऐसा टाइम था, कुछ ऐसा वक्त था जब इंसान सही होता है, हालात गलत होते हैं, इंसान को फैसला लेना पड़ता है। ये आप लोगों की जो सोच होती है ना कि मियाँ साहब ने ये कर दिया, मियाँ साहब ने वो कर दिया, नियाजी ने ये कर दिया, हालात से मजबूर कर देते हैं इंसान को ये फैसला लेने पर। इसलिए कि जब वो उस वक्त में वो गलत था तो मियाँ साहब ने उसका फैसला सही किया, मियाँ साहब ने जो किया। अब वो इस दौरान में एक बंदा बदल जाता है, एक बंदे को हम मौका देते हैं, अल्लाह साहब भी मौका देता है इंसान को बदलने का, रब भी पर्दे डालता है बंदे के ऊपर। जिसकी वजह से नून लीग मजबूर हो गई है कि उनको इस वक्त सेनेट में सपोर्ट किया जाए। देखिए, जो इंसान अपनी गलती पर राजी हो जाता है, गलती मान लेता है कि मुझसे कुछ गलतियां कोताहियां हो गई हैं, कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि अब के वो यतीमों को या बेवा को या जो गरीब लोग हैं जिनकी हमायत कर रहा है, जिनकी सपोर्ट कर रहा है, वो इस काबिल बन गया है कि भूला हुआ बंदा वापस घर आ गया है, तो उसे हम भूला तो नहीं कहेंगे ना, उसकी हम सपोर्ट ही करेंगे ना। देखिए, आप 4 बंदों में बैठे होकर ये बात करें कि जी ये बंदा था सही नहीं था, इसे हमने रिश्तेदारी से निकाल दिया है, हम उसे एक मौका देंगे संवरने का। मेरा रब मौका देता तो हमने भी उन्हें मौका दिया है, इसलिए हमने उनकी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो भूले हुए घर वापस आ गए, तो उनकी सपोर्ट हम कर रहे हैं। आप ज़कात कमेटी की मेंबर रही हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ने काफी अहम रोल प्ले किया है। क्या आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आपने ख्वातीन के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए थे बतौर एक मेंबर ज़कात कमेटी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िले की मेंबर रह चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अपने हल्के की चेयरमैन भी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोशल वेलफेयर की इंचार्ज रही मेडिसन की। मैंने मेडिसन बहुत अच्छे तरीके से लोगों में हकदारों को तकसीम करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जो बच्चियाँ थी उनकी रिश्ते के लिए जीएस फंड भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह किया। मैंने बैक एरिया, दरिया एरिया को कवर किया मैंने, और क्या कहते हैं दरिया एरिया को, बॉर्डर एरिया को मैंने कवर किया, अपने हल्के को कवर किया, बेरोजगारी को कवर किया। मैंने जिनके वजीफे लगाए मैं उन सोशल वेलफेयर की तरफ से मैंने मेडिसिन उनको लेके दी। कम से कम मैं 4-5 लाख बच्चियों का मैंने हक अदा कर दिया 5 तहसीलों में अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं शुक्राना अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं ज़कात उनमें दे, जो मेरे मुंतसी थे बंदे, जो हकदार थे, मैंने उन तक ज़कात पहुँचाई है, खुद उनके घरों में जाके पहुँचाई है। मैंने उनके घरों में जाके मैंने इजी पैसे लगवा के दिए उनको, मैंने जीएस फंड लेके दिया बच्चियों को, मैंने सोशल वेलफेयर की तरफ से मेडिसिन लेके दी है बेरोजगारों को भी, और जो उधर मुताज थे उनकी भी मैंने मेडिसिन इशू करवाई है, और जो बच्चियाँ स्कॉलरशिप थी उनको भी लगवा के दी है मैंने। VTI की तरफ से भी मैंने फंड लेके दिया है अपने भावनगर को, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपना फर्ज अंजाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम देखते हैं कि आप एक बहुत एक्टिव सियासी वर्कर हैं और बल्दियाती इंतखाबात के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे बल्दियाती इंतखाब हो या जनरल इलेक्शन हो। अल्लाह करे आप सिलेक्ट हो जाए, इलेक्ट हो जाए, ख्वातीन के लिए और हमारे जिला भावनगर जो कि पसमानदा जिला उसकी तरक्की के लिए क्या रोल प्ले करेंगे? आपके सामने कौन कौन से मसाइल होंगे जिनको आप सबसे पहले 1, 2 और 3 के तौर पर डील करेंगी? कौन कौन से मसाइल या क्या क्या आप इक़दाम उठाएंगे उनके बारे में? सबसे पहले मैंने भावनगर में जो बेरोजगारी हमारी बच्चियां बड़ी MA, AA करके बैठी हुई हैं उनके लिए कदम उठाऊंगी। उनके लिए कुछ ना कुछ प्राइवेट या किसी तरीके से उनके लिए कोई NGO की तरफ से किसी तरह उन्हें सेटल करूंगी, उन्हें सेटल करने की कोशिश करूंगी कि वो सेटल हो जाए। फिर उनके लिए जॉब के लिए अप्लाई करवाऊंगी, और दूसरी जो यतीम बच्चियां हैं और जो बेवा लेडीज़ हैं उनकी हम कोशिश करके अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उनके घर का मैं जितना भी राशन होगा उनका इंतज़ाम करवाऊंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अपने जो भावनगर का वाटर सप्लाई का मसला उनको हल करवाऊंगी, और जिन हलकों में बिजली का मसला रह गया अधूरा जो वो मैं कंप्लीट करवाऊंगी अपने बलबूते पर। अल्लाह मुझे इस इज्जत से नवाजेगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरी सबसे बड़ी मेरी सपोर्ट यही है कि मैं अपने वर्कर को इज्जत दूँ। वर्कर को इज्जत दूंगी तो मैं वोट को भी इज्जत दूंगी। सबसे बड़ा मेरा पॉइंट ही यही है कि मैंने वर्कर को इज्जत देनी है अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत एक फुल टाइम जॉब है और खासकर एक औरत के लिए हमारे जैसे इस एरिया में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो बहुत ज्यादा इसके लिए आपको पब्लिक रिलेशनिंग की भी जरूरत होती है। तो ये घरदारी में और सियासत में कैसे आप बैलेंस करती हैं? जी, रही घर बार की, वो मैं अपने जो मेरे हस्बैंड है बहुत अच्छे नाइस हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी रखे, उन्होंने हमेशा मेरी सपोर्ट की है, और मेरी वालदा, मेरे भाई, मेरी बहनें सब मेरी सपोर्ट करते हैं।
और दूसरी बात, बच्चों को कवर करना, मेरी सास मेरी नंदे पूरी सपोर्ट करके मेरे साथ चलती हैं। सबसे बड़ा घर होता है कि एक घर की मुठ बनना, और मेरे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मोहब्बत और बहुत चाहते हैं आपस में। वो मुझे इज़्ज़त भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं मेरे हस्बैंड जो है, और हमेशा वो मेरे साथ चलते आए हैं। खुद के मुझे हत्ता कि बीबी की पेशियों तक मुझे लेके जाते हैं साथ मेरे। और बाकी पब्लिक की बात रही, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैं डील कर रही हूँ। हर हल्के को मैंने जाके कवर किया है। मैंने दरिया एरिया को भी कवर किया, मैंने वापडा को भी, ये जो एरिया बनता है बॉर्डर का, वो भी कवर किया है। हत्ता कि अपने हल्के के लिए छोटे छोटे यूनिकॉर्न्स हैं, उन्हें भी मैं जाके डील करती हूँ। खुद मैं टाइम निकालती हूँ, हफ्ते से 2-4 हफ्ते मैं निकालती हूँ, कॉर्नर मीटिंग करती हूँ अपनी लेडीज से जाके, और जो उनके मसाइल वो एक डायरी पर लिख के लेके आती हूँ। फिर बाद में उनको डिस्कस करके उनकी टेंशन फ्री करवाती हूँ उनसे। सियासत में अब किससे इंस्पायर होकर, किससे मुतासिर होकर आपने सियासत में कदम रखा? कौन सा ऐसा सियासतदान है या कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसकी वजह से आपको शौक पैदा हुआ कि आप सियासत में आए और लोगों के मसाइल हल करें, खासकर ख़वातीन के मसाइल हल करने के लिए? जी, सबसे बड़ी बात है कि मेरी वालदा खुद सियासतदान थी, वो काउंसलर रह चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी मोहब्बत से, उनका जज्बा देखती थी मुस्लिम लीग नून के लिए। वो चौधरी गफूर के हल्के की थी मेरी वालदा, चौधरी गफूर का वो साथ देती थी। बचपन से मैंने देखा अपनी वालदा को कि उधर पोलिंग पर लड़ाई झगड़े बड़े होते थे, डंडे सोटे चलते थे, खून खराबा होता था, तो मेरी वालदा सबसे आगे होती थी। मेरी वालदा ने हमेशा नून लीग की सपोर्ट की थी। तो फिर जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा वालदा बहुत अच्छे तरीके से हर हल्के में काम कर रही हैं, गरीबों का साथ दे रही है। एक शेर ही था जो वालदा को सपोर्ट कर रहा था, तो मैंने उनको देखा। तो फिर मैंने अपने कायदीन मोहतरम मियां नवाज शरीफ को देखा, फिर मैंने बीबी बेनज़ीर को देखा कि वो इतने जज्बे को औरत होकर इतना जज्बा कर रही है, इतनी वतन के लिए मेहनत कर रही हैं बीबी। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी बीबी की तरह, बीबी बेनज़ीर की तरह मैं भी कदम उठाऊं, मैं भी बीबी की तरह कोई हिम्मत डालूं कि मैं भी बीबी की तरह कदमों नक्श पर चलूं। फिर मैंने अपनी माँ जी को देखा, कुलसूम नवाज को देखा कि मैडम कुलसूम नवाज इतनी छोटी बच्चे होने के बावजूद वो अपने वतन को मोहब्बत से, उनके मियाँ ना था, उनके बलबूते पर उन्होंने अपना काम किया, अपने वतन को इज्जत दी, अपनी बेटियों को इज्जत दी। फिर मैंने मैडम कुलसूम को नोट किया, मैडम कुलसूम के कदमों नक्श पर मैं चली। मैं कहा क्यों ना वो इतना अच्छा सपोर्ट कर सकती है पाकिस्तान को, तो मैं एक हल्के अपने हल्के को क्यों नहीं सपोर्ट कर सकती। मैंने एक अपने हल्के से कदम उठाया। फिर मोहतरम शादा सतार साहब है जो है मियाँ आलमदार नाले की जो वालदा साहब है, उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मुझे उन्होंने ओहदेदार बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर राना रऊफ साहब की जो मिसिज हैं, मेरे एमपी की मिसिज हैं, उन्होंने मेरी साथ दिया, उन्होंने मेरा हाथ बढ़ाया, उन्होंने बेटी बन के मेरे साथ पर हाथ रखा, उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा आप हिम्मत ना हारो, हम इस हल्के में आपके साथ है। तो माशाल्लाह इतनी हिम्मत कर करके फिर बीबी मरियम नवाज की चाहत और मोहब्बत में उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के बीबी के नारे लगेंगे, सारे लोटे बजनगे, वो बात आ जाती है। तो फिर हम बीबी का साथ देके बीबी की मोहब्बत में फिर नूनी की हम खुद चाहत में अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तो दिल भी नहीं करता कि किसी और पार्टी की तरफ हम देखें, क्योंकि बीबी से मोहब्बत ही बहुत है हम लोगों को। सियासत में एंट्री के बाद मकामी जो आपकी लीडरशिप है उसकी तरफ से कितनी सपोर्ट या मुखालफत का आपको सामना करना पड़ा? साफ बात है, एक नई एंट्री थी आप, तो आपकी जो मकामी क़यादत है उसने आपको कितना सपोर्ट या कितनी मुखालफत की, किन किन मसाइल का सामना या क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, दिक्कत तो मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि मैंने कदम उठाया था। एक छोटे से शहर हरूनाबाद की मैं रहने वाली हूँ, मैंने कदम उठाया था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी मुझे। तो एक बात तो सियासत तो मेरी माशाल्लाह 16 साल हो गए अब तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे एमएनए जो मियाँ आलमदार लाले का जो, उन्होंने मेरी सपोर्ट बहुत की थी, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। कभी मुझे उनके डेरे पर जाना नहीं पड़ा, कभी उनसे फ़ोन करके मुझे इल्तिजा नहीं करनी पड़ी। सिर्फ वो समझ ले एक भाई हैं मेरे, और वो मेरे हमसाए भी हैं, और मुझे उनसे इतनी सपोर्ट मिलती थी कि हर तरफ उन्होंने ही मेरी सपोर्ट की। सोशल वेलफेयर की जो मुझे ज़कात कमेटी के ज़िले की मेंबर बनाया गया, उन्होंने उनकी सपोर्ट से बनी हूँ मैं। अब ज़िले की सदर बनी, उनकी सपोर्ट से बनी हूँ। और राना रऊफ साहब ने भी मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। उन्होंने भी मुझे बहावनगर में जब मैं आई हूँ तो उन्होंने बहावनगर में सारे हल्कों में मेरा साथ दिया। आतिफ जो राना है, आतिफ राना साहब ने भी मेरा साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे हल्कों से तारुफ करवाया, उन्होंने कोऑर्डिनेट मीटिंग की मेरे साथ और मुझे हल्कों से तारुफ करवा के उन्होंने मुझे आगे लेके गए हैं।
तो मेरे दोनों कायदीन में मियां आलमदार साहब और राना रोफ साहब और चौधरी तनवीर साहब का भी हल्का मैंने कवर किया, बाजवा साहब का भी हल्का कवर किया। ये चारों मेरी बहुत अच्छी सपोर्ट करती हैं और जो हमारे MP जमील साहब है वो भी ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब वाहिद औरत मैं हूँ भावनगर में से जिसने अब नून लीग को उजागर किया हुआ है, बेटियों के भी दिलों में, माओं के दिलों में भी और बाप के दिलों में भी और भाइयों के दिलों में भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी जब तक जिंदगी रही कायद के अपनी मोहतरम की इज्जत करती रहूंगी और उनका नाम रोशन करती रहूंगी। सुना है कि आपको अदब से भी लगाव है, शेर व शायरी में खास दिलचस्पी रखती हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शौक कहाँ से पैदा हुआ और हमारे नाज़रीन को अपने कुछ इशार सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जो लजपाल के सिपाही होते हैं, लजपाल के रखवाले होते हैं, उनसे शेर व शायरी तो इस दिल से निकलती है ना आले मोहम्मद की ज़ात से, क्योंकि एक तो आले मोहम्मद की ज़ात हूँ, नवासे रसूल हूँ, हुसैन हुसैन की औलाद हूँ, मैं हसन की औलाद हुसैन की औलाद हूँ, क्योंकि मेरे घराना ही बहुत बड़ा है। जिसको नवाजा उसको हमने गले लगाते रहे, जो हमारे दर पर आते रहे फ़कीर बन के भी उसको यार बनाते रहे हम, क्योंकि मेरे आका नबी, मेरे जो नाना रसूल हैं, उनके ऊपर लोगों ने दुनिया पर क़यामत डाली, मेरे नाने ने फिर भी उन्होंने नज़रअंदाज किया है और मैं उनकी नवासी, उन्हीं की नस्ल में से हूँ, तो मैं क्यों ना उनकी कदमों नक्श पर चलूँ। जी करम करना तो उस लजपाल का है जिसको सरकार कहते हैं, करम करना तो उस लजपाल का है जिसको सरकार कहते हैं, अब दर दर से क्या मांगते हो सरकार से मांगना सीख लो। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। तो आपकी अब तक सियासी तौर पर सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? जी मेरा सबसे बड़ा शेड्यूल मेरा यही बनता था कि मैं जिस मकसद के लिए कदम उठा रही हूँ वो मेरा मकसद कामयाब हो जाए, और हत्ता कि मेरी सबसे बड़ी ये कमज़ोरी भी ये रही है कि मैंने हमेशा अपने लिए नहीं सोचा, मैंने लोगों के लिए सोचा सबसे ज़्यादा। मैं हमेशा दूसरों को सपोर्ट करके बड़ी खुशी रहती हूँ, क्योंकि मेरी वालदा का एक कहना था, उन्होंने मुझे ये बात की थी जब मैं सियासत में कदम रखा था कि बेटा भूखे रह जाना, किसी को दर से अपने दर गुजर ना करना, किसी की इज्जत पाँच ना आने देना, अपनी इज्जत को महफूज रखो और दूसरों की इज्जत रखो, किसी का बुरा नहीं करना तो उसका भला करके उठना। और जब हमेशा मैंने सपोर्ट की है, जब मैं किसी के काम नहीं आ सकती तो मैं उसका बुरा नहीं, उसका भला करके उठती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। कि और दूसरी बात मेरी ये कमज़ोरी बहुत है कि मैंने हर किसी को माफ़ कर देती हूँ। ये मेरी छोटे से दिल की बात समझे कि दुश्मन भी मेरे दरवाजे पर आ जाता है, मैं उसको भी नज़रअंदाज कर देती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए तो बड़ा, उस टाइम तो बड़ा गुस्सा होता है कि उसने मेरे लिए मेरे पैर काटे, सियासत में काटे या वैसे लाइफ में काटे, तो फिर भी दिल है, ये दिल है, फिर भी मेहरबान हो जाता है, क्योंकि आले मोहम्मद का दिल है ये। तो इस वजह से मैं लोगों को ज़्यादा नहीं करती, इग्नोर कर देती हूँ कि जो मेरे साथ जो भी कुछ होता है मैं इग्नोर कर देती हूँ। और आखिर में आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग अपनी एक मुठ बन के रहे, पंचतम पाक की मुठ में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, बहुत ज़्यादा हौसला है। आप कीदा रखें, कीदा जब तक आपका कीदा नहीं होगा आप किसी काम में कामयाब नहीं होंगे, चाहे आपकी नमाज हो, चाहे आपके रोज़े हों, चाहे आपकी औलाद हो, चाहे आपकी मोहब्बत हो, चाहे आपके रिश्तेदार में जो आपके दिल में कीदा नहीं होगा आप कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि कीदे वाला बंदा वही कामयाब होता है जिसके दिल में कीदा होता है। सजदों पर सजदे दिए जा, नमाजें कबूल तब होगी जब कीदा तेरे दिल में होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि पंचतम पाक की मुठ पर बन के रहें और शेर का साथ दें, और शेर हमेशा आपका साथ देता रहा था। और सियासतबाजी अपनी जगह होती है, कुर्सीबाजी होती रहती है। मैं आखिरी पैगाम नियाजी साहब के नाम करूँगी। नियाजी साहब अपनी यतीम बच्चियों का ध्यान रखें, बेवा बच्चियों का ध्यान रखें, बेरोजगारी को कवर करें प्लीज। ये भी आपके बच्चे हैं और आप इनको खुश नहीं करेंगे तो अल्लाह की नजर में आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोग सारी दुनिया सैयद की जात का सदका खाती हैं, सैयद की जात का सदका आपके बच्चे भी खाते हैं। तो मेहरबानी करके आले मोहम्मद की जात समझ के सदका अपनी करें, अवाम को थोड़ा खुश करें, उनकी महंगाई को कंट्रोल करें, क्योंकि ये नया पाकिस्तान हमें पसंद नहीं आया, हमें अपना पुराने पाकिस्तान चाहिए। क्योंकि कायद मेरे कैदी आजम मोहतरम साहब ने एक प्यारा सा पाकिस्तान हमें गिफ्ट दिया तो उसके आपने टोटे कर दिए। शबनम बुखारी साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने चैनल के लिए वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन